हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक और आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डॉट इन्वेस्ट पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप देख सको। सबसे पहले यहां पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये एक अनबीटेबल ट्रेडिंग सिग्नल का सेटअप मैंने बनाया हुआ है, उसको देख लीजिए और यूज़ कीजिए। तो ये वीडियो है केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स जो बनाती है, अभी इसका IPO आने वाला है उसके ऊपर। तो चलते हैं, लेट्स टू द टॉपिक, डायरेक्ट उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें भी देखिए बाकी के आपको कितने पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो सब चीज़ें आपको बाकी के जो वीडियोस बने हैं वहाँ पे जाकर देख लो। सभी लोगों ने बनाया है, यूट्यूब पे एक बार टाइप करोगे भर भर के पूरे वीडियो आ जाएंगे, जाके उसमें देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं जो चर्चा करूँगा वो कहीं और कोई चर्चा नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। ओके, दूसरी चीज़ें, इसमें जो मेन फैक्टर, नेगेटिव फैक्टर और मेन पॉजिटिव फैक्टर क्या होके निकल सकते हैं, मैं उसके ऊपर चर्चा करूँगा, ताकि आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स कि जो आप लिस्टिंग गेन लेना चाहते हो उसमें, और इसके आगे लास्ट में मैं वीडियो लास्ट में बताऊंगा कि चूंकि 2 IPO एक ही दिन आने वाले हैं। एक है कैम्स का IPO, ओके, कंप्यूटराइज का है, और दूसरा है आपका ये केमकॉन। तो दोनों में से कौन सा भरना चाहिए? अगर लिमिटेड कैपिटल है, सपोज कि किसी के पास लिमिटेड कैपिटल होती है, सिर्फ एक ही IPO भरने का पैसा है, तो उसको इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए और अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करिए। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स क्या है। ये बेसिकली स्पेशल केमिकल बनाने वाली कंपनी है। ओके, और इनका ऐसा कहना है कि इनके 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें वो वर्ल्ड लीडर हैं। ओके, तो देखिए, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अकेली और नई पूरी कंपनी है, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं मार्केट में। आप अलग अलग कंपनी जानते होंगे ये शेयर मार्केट में, जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो बूम चल रहा है, मतलब सभी कंपनियां आगे जा रही हैं, बट इसके पास एक अलग और यूनिक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले चल लेते हैं हम उसके ऊपर, IPO के ऊपर। भाई IPO क्या होने वाला है, कब आने वाला है, वो सब चीजें। तो देखिए, IPO चालू होगा 21 सितंबर से और 23 सितंबर तक रहेगा। आप IPO ऑनलाइन भर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू, भीम एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, UPI के थ्रू, और आप बेस्ट रहेगा नेट बैंकिंग से करिए। ये देखिए बुक बिल्ट इशू है, इसको बुक बिल्ट इशू बोल रहे हैं, बट ये ऑफर फॉर सेल भी है और बुक बिल्ट इशू भी है। ये टोटल 318 करोड़ का इशू साइज है। ओके, फेस इशू जिसमें से 165 करोड़ का है। फेस इशू मतलब जो कंपनी की जेब में पैसा जाएगा, यानी कंपनी के उसमें एक्सपेंशन में और उसके लिए काम में आएगा। बाकी का जो 153 करोड़ का है, ये उसके जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है उनके जेब में जाएगा, यानी वो अपना माल बेच के निकल रहे हैं। माल बेच के निकलने में वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और क्या। फेस वैल्यू 10 रुपए रहने वाली है। IPO की प्राइस जो होने वाली है वो 340 रुपए, आप पकड़ के सोचिए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। 340 रुपए पे आपको मिलेगा, 44 शेयर का है। तो यानी अगर मैं इसका काउंट करूं, आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, तो 44 मल्टीप्लाई बाई 340, यानी 14,960 रुपए आपको अपने बैंक अकाउंट में रखने हैं। NSE और BSE पे दोनों पे लिस्टिंग होगी। ओपन होगा 21 को, क्लोज होगा 23 को, फाइनलाइजेशन होगा अलॉटमेंट 28 को, और 29 को इसका रिफंड क्रिएट हो जाएगा, और क्रेडिट यानी आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा 30 तारीख को। 1 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली इसकी लिस्टिंग हो सकती है, यानी 1 अक्टूबर। ओके, अब देखिए भाई, यहाँ पे ये प्रमोटर्स निकल रहे हैं ना, तो पहले प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग थी? टोटल 100% थी, और उसके बाद जब वो बेच देंगे तो अपना 74% निकल के आ जाएगा, यानी 100 माइनस 74.47, ऑलमोस्ट 25.53% स्टेक प्रमोटर्स अपना बेच रहे हैं। ओके, अब देखिए, ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए है 50%, नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर इन्वेस्टर्स के लिए है 15%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए है 35%। हालांकि यहाँ पे चांस तो है 35%, चूंकि अलॉटमेंट ज्यादा, मतलब साइज ज्यादा है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, लेकिन ये इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा कि चांस बहुत ही कम है लगने का। ओके, इसमें मैं समझता हूं कि 5 एप्लीकेशन में 1 लगने का पॉसिबिलिटी बनता है। सो आप ज्यादा लॉट मत अप्लाई करिए। मेरी एक सजेशन है कि अगर आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं, 5 लोगों के पास डीमेट अकाउंट है, तो 5 लोगों का अलग अलग एप्लीकेशन करिए। ओके, चलिए अब इसके फाइनेंशियल पे चर्चा कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से इनका पैसा इनको मिलता है, ये चीजें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको, ये मिलियंस में है, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर रखा है करोड़ में। सो पहले इनका जो था, मतलब पहले साल यानी 2017 में इनका जो इनकम थी वो 3 करोड़ की थी, वो बढ़कर के आगे 26 करोड़ हो गई 2018 में। ऑलमोस्ट देखिए सर्च कितना हुआ है, और फिर उसके बाद 43 करोड़ हो गई। यहां से देखिए सर्च कितना हुआ है, और उसके बाद वो हो गई 48 करोड़। ओके, 2020 मार्च आते आते
इनका 48 करोड़ का इनकम हो गया। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यही मायने रखता है, बाकी रेवेन्यू बहुत मायने रखता है। अब देखिए इनका कहना क्या है कि इनके पास दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जिसमें ये वर्ल्ड लीडर हैं। तो मैं देखिए मैंने आई थिंक बताया नहीं है शायद, मैं बीएससी केमिस्ट्री से हूँ, यानी मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री से मैंने और फिजिक्स से मैंने बीएससी की हुई है। 12th में भी मैंने केमिस्ट्री ली थी। सो ये जो सब्जेक्ट है टोटल केमिस्ट्री का वो मेरे बहुत ही करीब है। मैं इनको समझता हूँ, कभी इनसे मेरा नाता था 8 साल 9 साल पहले। इनको मैं अच्छे से समझता था, केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं, उनका यूजेस क्या होता है, उनका इंडस्ट्रियल यूज क्या है, उनका हमारी लाइफ में यूज क्या है। सो ये मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने जाकर के इनके प्रोडक्ट्स का डिटेल में चेक किया। तो अब देखिए कंपनी मायने नहीं रखती, आप कंपनी में इन्वेस्ट मत करिए, आप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करिए। वॉरेन बफेट जी कहते हैं इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट इन स्टॉक। ओके, तो आपको इन्वेस्टमेंट कहां पे करनी है? बिजनेस में करनी है, ऐसा बिजनेस जो आगे ग्रो हो सके, जिसका फ्यूचर हो। कंपनी तो 50 है, समझ लो ना। तो अल्टीमेटली हमें फोकस किस पे करना है? बिजनेस पे। और वही मैं चर्चा करने वाला हूं जो दूसरे वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए HMDS इनका एक प्रोडक्ट है और दूसरा एक प्रोडक्ट है उनका CMIC। अब इसको आप पढ़िए अच्छे से, ये एक था, मैंने इसको अलग कर दिया है। हेक्सामेथिल डाइसिलाजेन, ओके, और दूसरा है क्लोरोमेथिल आइसोप्रोपिल कार्बोनेट। ये इनका दो प्रोडक्ट है। अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो कोई मतलब है नहीं, समझ में आने वाला नहीं है। देखिए ये यूज कहां पे होता है, सबसे पहले ये समझ लें। अब भाई ये प्रोडक्ट तो बना रहे हो, पर ये यूज कहां पे होगा? ये एक्चुअली फार्मा सेक्टर में यूज होता है, फार्मा इंडस्ट्री में यूज होता है। एंटीबायोटिक ड्रग बनती है, एंटीवायरल ड्रग बनती है, और इसके अलावा ये देखिए गेम चेंजर, मैंने कहा ना इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट इन स्टॉक। ये गेम चेंजर रहेगा इनके लिए, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी यूज होता है और रबर इंडस्ट्री का तो खैर हम कह नहीं सकते, वो तो ठीक है, बट ये जो होने वाला है ये गेम चेंजर है, ये इसका फ्यूचर है। क्या है इसका फ्यूचर? क्योंकि ये जो बाकी के प्रोडक्ट हैं ये बनाने वाली भी कंपनियां हैं और आगे चल के कंपनियां बनाएगी। मैं आगे कंपैरिजन करूंगा पॉजिटिव फैक्टर इसके और नेगेटिव फैक्टर पे, जब मैं चर्चा करूंगा तो आपको पता चलेगा। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ CMIC, इसके यूजेस क्या है? देखिए सबसे ज्यादा आपको मालूम होगा एड्स करके एक बीमारी है, तो उसमें ये यूज होता है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी भी एड्स की तरह ही है। हमको लगता है कि हेपेटाइटिस मींस जॉइंटिस बोलते हैं यहाँ पे, और हमारे हिंदी में बोलते हैं उसको पीलिया। मैं यूपी से हूं तो हिंदी में हमारे पीलिया बोलते हैं। तो देखिए, और गुजराती में बोलते हैं कमली, मैं गुजरात में हूं तो उसमें कमली बोलते हैं उसको, जॉइंटिस बोलते हैं, और हेपेटाइटिस उसको बोलते हैं। हेपेटाइटिस अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन जो उसमें से हेपेटाइटिस बी है वो बहुत ही डेंजर होता है। इट इज एज डेंजर एज एड्स, यानी अगर एड्स और हेपेटाइटिस बी दोनों सेम ही है, आप समझ लीजिए उतने ही डेंजर हैं। ओके, तो इसकी एक दवा है टेनोफाविर, उसमें भी यूज होता है CMIC ये प्रोडक्ट जो है। अब चलते हैं हम इसके ऊपर कुछ अलग जो अच्छे फैक्टर हैं इनके कंपनी के, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो स्पेशलिटी केमिकल्स विथ फोकस ऑन फार्मा एंड हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज। देखिए इनका जो फोकस है, इनके जो प्रोडक्ट हैं वो फार्मा सेक्टर और हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज को लेकर के फोकस है। ओके, अब देखिए इसके जो दो प्रोडक्ट हैं किस तरीके से बनाया हुआ है इन्होंने। एक फार्मास्यूटिकल्स और ऑयल वेल कंपैरिजन। ऑयल वेल का मतलब जो ऑयल फील्ड रिफाइनरीज होती हैं वहां पे भी यूज होता है इनके अलग अलग प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं इनकी वेबसाइट पे आकर के, तो देखिए ऑयल फील्ड केमिकल्स भी ये बनाते हैं। ओके, ये अलग अलग इसमें प्रोडक्ट हैं, इनका नाम अब कोई लेना देना नहीं है, बट इसके बिजनेस को देखते हैं, हमें बिजनेस फोकस करना है। अब इसके बाद देखिए इनका क्या कहना है। द फार्मास्यूटिकल कंपनीज कम्स मेक्स HMDS, ये सब इसमें एक मार्केट लीडर इन बोथ प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने बताया ये दोनों में मार्केट लीडर है। अब इनका देखिए जो ग्रोथ हुआ है वो बहुत ही एक्सटेंसिव ग्रोथ हुई है। ओके, इन दो प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। इसके अलावा जिंक ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, ये जो दो हैं वो ऑयल फील्ड इंडस्ट्री में यूज होते हैं, इनका यहाँ पे भी यूज अच्छा खासा हुआ है। और ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है जिंक ब्रोमाइड और कैल्शियम ब्रोमाइड के इंडिया में। ओके, इसके अलावा भी हैं। अब देखिए इनके प्लांट, अगर मैं प्लांट की बात करूं तो इनके पास टोटल 5 प्लांट है और 2 प्लांट को इन्होंने लीज पे ले रखा है, लीज पे यानी भाड़े पे ले रखा है। तो एक प्लांट इनका यूज आता है SMDS के यूज बनाने के लिए, और दूसरा प्लांट, इसके 2 प्लांट यूज होते हैं, यानी ये 2 नहीं है, ये 2 प्लांट यूज होते हैं टोटल CMIC के लिए। 3 इनका वेयर हाउस है और 2 इन्होंने लीज रखा है। अब देखिए इनका जो एक्सपोर्ट है ना वो बहुत ही अच्छा है, मतलब जो ये प्रोडक्ट करते हैं इनका एक्सपोर्ट कितना होने वाला होता है, और ये देख लीजिए। तो यहाँ पे इनके जो मेन एक्सपोर्टर है, मतलब इनके जो इंपोर्टर्स कंट्री है वो USA है, चाइना है, जापान, UAE और अजरबैजान है, सर्बिया है, रशिया है, मलेशिया है। इन कंपनीज में इनका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है।
अब देखिए ये एक्सपोर्ट थोड़ा सा घटा हुआ है, समझ ना आप। अगर इसको देखो FY 29, FY 18 और 17, तो ये पहले था 65%, फिर 48%, फिर 32%। ये एक्चुअली घटा हुआ है, आप इसको ऐसे पकड़ो, समझ रहे हो ना ये चीज। तो 17 में इनका 65 था, 18 में इनका 48 था और 19 में इनका 32 था। थोड़ा घटा हुआ है बट नो डाउट चलेगा। चलेगा क्यों? क्योंकि जो अभी तक वर्ल्ड लीडर था मार्केट में वो था चाइना, और चाइना को अभी सभी लोगों ने बाइकआउट करना शुरू किया है। पूरी जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी और वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उन्होंने उसका एक तरीके से बाइकआउट, उसको एक तरीके से आइसोलेट कर दिया है। आइसोलेट मीन्स अलग अलग थलग कर दिया है। अब देखिए इनका जो कस्टमर बेस है वो भी बहुत ही अच्छा है, समझ ना। इनका कस्टमर बेस जो है बहुत ही अच्छा है। इनके अलग अलग कस्टमर हैं जो अच्छे से इनको टाइमली इनका लेते हैं प्रोडक्ट। आप अगर मैं नाम लेना चाहूं तो औरोबिंदो फार्मा, इंडिया की कंपनीज भी हैं और बाकी फॉरेन की भी कंपनीज हैं। अब देखिए इसके पॉजिटिव फैक्टर और नेगेटिव फैक्टर पर मैं चर्चा करूंगा, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके पॉजिटिव फैक्टर क्या है। ये अभी इंडिया में देखिए, अभी अगर मैं देखूं तो इंडिया है ना वो 52% है नेट इंपोर्टर। किसका? ऐसे जो प्रोडक्ट हैं स्पेशलिटी केमिकल्स, ये सब इंडिया जो हमारा देश है ना, अभी भी ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। यानी ये सब प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं। मेनली कहां से करते हैं? चाइना और जर्मनी से। अब आपको मालूम है कि चाइना से बाइकआउट हो रहा है, चाइना से अब चीजें आ नहीं रही हैं। सो उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा? उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इस कंपनी को। किसको? केमिकॉन को। और जर्मनी तो है ही, ठीक है, बट जर्मनी में आप समझो जैसे कि BASF है, BASF करके भी अपने इंडिया में लिस्टेड है। ये इसकी एक इस प्रोडक्ट में BASF इसका मेन और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। ये शायद चर्चा नहीं की होगी किसी ने। जो BASF करके है अपने यहाँ इंडिया में भी लिस्टेड है, आप उसके स्टॉक को NSE और BSE पे भी देख सकते हो। ये सेक्टर में HMDS में जर्मनी की कंपनी है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसके कॉम्पिटिटर है ये सेक्टर में। अब देखिए दूसरा, चूंकि ये इंडिया में सिर्फ इसके इकलौते हैं बनाने वाले हैं HMDS प्रोडक्ट के, तो इनको बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि चाइना से इंपोर्ट नहीं हो रहा है। इसके अलावा देखिए अगर मैं देखूं यहाँ पे HMDS मार्केट कौन है सपोर्ट ग्रोथ CGI। अब इसमें जो ग्रो होने की पॉसिबिलिटी क्या है, वो 2018 से 2023 तक इसमें CAGR यानी 20% के CAGR में ग्रो करने की यहाँ पे इसमें पॉसिबिलिटी लग रही है। अब इसके अलावा ये देखिए, मैंने बहुत ही सबसे ज्यादा फोकस वाली बात है। आपको मालूम है कि आगे चल के जो सोलर इंडस्ट्री होने वाली है वो इतना ज्यादा बूम करेगी। सोलर सेक्टर की जो कंपनियां होंगी वो सबसे ज्यादा ग्रो करेंगी। उसमें 3 इंडस्ट्री निकल के आएगी टोटल: सोलर पैनल की डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग वाली, दूसरा उसके यूजेज वाली मतलब पावर सप्लाई और पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली, और तीसरा जो फोटोवोल्टिक सेल होता है, यानी जो सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर क्या होता है मैं आपको बताऊं। जो सेमीकंडक्टर होता है ना, वही उसी से सब चीजें बनती हैं। आपका जो आप चाहे मोबाइल में हो, LED स्क्रीन में हो, कहीं भी आप देखो मोबाइल, LED, टीवी, सब जगह पे सेमीकंडक्टर का यूज होता है। जो चिप बनती है ना, चिप सेमीकंडक्टर से बनती है। और सेमीकंडक्टर बनता है किससे? ये सिलेन से। इससे सिलेन से बनता है। तो ये जो इनका सिलेंस का प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखिए ये रहा सिलेंस, हेक्सामेथिल, और ये जो भी ये 3 प्रोडक्ट हैं सिलेंस, ये मुझे गेम चेंजर लग रहे हैं। इसका रीजन मैं बताता हूं। देखिए इंडिया में बहुत सी कंपनीज हैं, आपको मालूम है, और इनके जो कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने भी अगर वही चीजें बनानी शुरू कर दी तब क्या करेंगे ये भैया? ये और ये उनसे बड़े हैं, जो इनके कॉम्पिटिटर हैं वो इनसे बड़े हैं ऑलमोस्ट, इनसे ज्यादा उनका मार्केट साइज है, उनसे ज्यादा उनका मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन है। ये प्रोडक्ट में ये यूनिक है। बट अगर यही सेम प्रोडक्ट उन कंपनियों ने बनाना शुरू कर दिया तब ये क्या करेंगे? तब तो इनसे मार्केट छीन जाएगा ना। कंपटीशन का यहाँ पे डर है। लेकिन इसके पास जो एक ये प्रोडक्ट है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर उस सेक्टर में इस प्रोडक्ट में कंपटीशन भी आया ना, तब भी ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट आगे चल के इतना ज्यादा हैवी डिमांड होगी इसकी कि उसको कैप्चर करने के लिए अलग अलग कंपनियां चाहिए। सो इनको बेनिफिट इसका मिलने वाला है। जैसे अभी FMCG में आपको क्या लगता है कि FMCG सेक्टर में कुछ भी हो, लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड है ना, चाहे डीमार्ट हो, चाहे रिलायंस रिटेल हो, चाहे टाटा कंज्यूमर हो, चाहे जो भी हो, उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, इंडिया में डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ठीक उसी तरह जो आगे चल के डिमांड आने वाला है इन प्रोडक्ट्स का तो ठीक है, HMDC और CMIC इनका तो प्रोडक्ट ठीक है, बट यही प्रोडक्ट अगर दूसरी कंपनियां बनाने लगी तो इनको जाहिर सी बात है नुकसान होगा ही होगा। लेकिन इनका जो ये प्रोडक्ट है ये आगे चल के इनको गेम चेंजर साबित करेगा। और आगे चल के 4-5 सालों बाद जब मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा ही। ओके, सो ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमेशा कंपनी में ऐसे कौन सा प्रोडक्ट है, इसका उसका कौन सा बिजनेस है,
जो आगे चल के ग्रोथ जिसमें है उसको देखिए। क्यों? क्योंकि इसका सिलेनियस का प्रोडक्ट है, सिलेंस इसको बोलते हैं, कैन बी गेम चेंजर इन फ्यूचर एज इट इज यूज्ड इन फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल यानी ये जो सोलर पैनल होता है ना, वो बनाने में इसका यूज आता है, समझ रहे ना? इसका यूज एक्चुअली देखो, इसका यूज होता है सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर का यूज होता है फोटोवोल्टिक सेल में। सीधे सीधे समझ लो, बिजनेस को समझो। अब इसके नेगेटिव फैक्टर्स की अगर मैं चर्चा करूं, सो पेमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट्स ओवरऑल 57 करोड़। अब देखिए इनका एक नेगेटिव फैक्टर क्या है कि ये जो प्रोडक्ट अपने बेचते हैं, सपोज कि आपने किराना की दुकान खोल रखी है, ओके, आपने 1 लाख रुपए लगा लिया, और 1 लाख रुपए लगा लिया तो आपका प्रोडक्ट जो बिका उसमें से 20,000 रुपए का आपने टोटल प्रोडक्ट बेचा, उसमें से 5,000 रुपए आपने उधारी पे दे दिया, तो 15,000 रुपए ही आपके पास आए। तो बस उनका भी यही फैक्टर है, ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्लाइंट्स जो इनके हैं, वहां से पेमेंट आने में इनको प्रॉब्लम हो रही है। जो टोटल 57 करोड़ का इनका है, अभी भी ये नेट डेट में है। नेट डेट मीन्स की कर्ज नहीं है, मतलब इनको लेना है, अपने जो इनके क्लाइंट्स हैं उनसे 57 करोड़ रुपए लेना है। सो वो ये प्रोडक्ट, ये जो 57 करोड़ है इनके अपना बैलेंस शीट में ऐड नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो इनके जो क्लाइंट हैं वो दे नहीं रहे हैं, समझ ना? तो वो चीजें एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि कोई भी क्लाइंट है अगर वो पेमेंट रोक रहा है तो आपको जाहिर सी बात है पेमेंट नहीं मिलेगी। फिर आपको दूसरा प्रोडक्ट बनाया, उससे दो फर्क पड़ेगा, उससे आपका प्रोडक्शन इफेक्ट करेगा, उससे आपका डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने माल बनाया हुआ है उसको मनाने के लिए भी आपके पैसे लगे, और जब आपने माल बेचा और वो पैसे नहीं आए तो दूसरा माल बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो दो रास्ता, या तो आप कर्ज लोगे या फिर आप और कुछ करोगे। सो वो टोटल एक तरीके से ट्रैप बन जाता है। ट्रैप मीन्स वो आपका नेगेटिव फैक्टर बन जाता है। सो ये एक नेगेटिव फैक्टर है, मैं इस पे ध्यान देता हूं। और दूसरा कंपटीशन मैंने बताया, जैसे इनके जो भी प्रोडक्ट हैं, हालांकि अभी ये वर्ल्ड लीडर हैं 2 प्रोडक्ट्स में, HMDS और CMIC, लेकिन ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं इंडिया में, आपने सभी का नाम सुना होगा, जो अगर इन्होंने, उन लोगों ने भी ये प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया तो इनसे मार्केट छीन सकता है। ओके, अब चलिए, तो ये हो गए अभी तक। अब फाइनल में आते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए अभी जो मार्केट में IPO का बूम चल रहा है, उसका मतलब है कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए और लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाना चाहिए। रही बात फ्यूचर की, तो 1-2 साल मैं इसको देखूंगा कैसा इसमें रिटर्न निकल के आ रहा है, इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, फिर मार्केट में क्या सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, वो हिसाब से मैं बताऊंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इनका जो ये एक प्रोडक्ट है ना, वो गेम चेंजर होने वाला है। ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगर 1996 और 1997 में या 1995 में वो टाइम में किसी नॉर्मल आदमी को आप मोबाइल फोन के बारे में पूछो तो उनको पता भी नहीं चलेगा अरे मोबाइल फोन क्या होता है। लेकिन आज मोबाइल फोन हमारे लिए बहुत ही कॉमन हो गई है। सो यही चीज है, आगे चल के 10-15 सालों बाद जब सोलर पैनल, देखिए अभी है लेकिन ये अभी उतना फेमस नहीं है। सो आगे चल के ये जो सेक्टर निकल के आने वाला है सोलर इंडस्ट्री की, वो बहुत ही ज्यादा बूम पे निकल के आएगी, तब पता चलेगा इसकी पोटेंशियल। तो उसमें पोटेंशियल ये सिलेनेस पे छुपा हुआ है, इनके जो प्रोडक्ट है, तो ये गेम चेंजर इनके लिए साबित हो सकता है। अब देखिए कैम्स IPO और केमकॉन दोनों आ रहा है। तो देखिए जो कैम्स IPO है ना, उसमें सबसे ज्यादा बाइंग होने वाली है, सॉरी केमकॉन में बाइंग होने वाली है सबसे ज्यादा। सो वहां पे लगने की पॉसिबिलिटी कम है। तो आपके पास अगर लिमिटेड अमाउंट है तो आप केमकॉन में अप्लाई करिए, क्योंकि वहां पे लिस्टिंग गेन पॉसिबल है। ओके, आप लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाइए। अगर आपके पास दोनों के लिए पैसा है तो आप दोनों में अप्लाई करिए, ठीक है। ओके, होल्ड किसी को नहीं करना है, दोनों को प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, समझ रहे हो ना। आगे होल्ड अगर करना है तो मैं आगे बता दूंगा। हालांकि कंपनी अच्छी है, अभी नई है, नई मीन्स की बहुत नई नहीं कह सकते, और इसके प्रोडक्ट भी काफी अच्छे हैं, लेकिन हमें 1-2 साल देखना पड़ेगा क्या टोटल इंडस्ट्री में चेंजेस हो रहे हैं। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान करे आपको अलॉटमेंट मिल जाए। बहुत से लोगों को हैप्पीएस्ट माइंड में अलॉटमेंट नहीं मिला था, तो उनके लिए भी मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि उनको भी लग जाए और उनका एक तरीके से दुख दूर हो जाए। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।